साथियों, आपका फिर से स्वागत है आज के इस कॉल चर्चा में। मेरी चर्चा हुई मिस्टर उदय जी से और उनका कहना था कि हमें जो ये अलग अलग धर्म हैं इनको अलग अलग तरह से देखना चाहिए। मतलब सनातन धर्म को अलग तराजू में तोलना चाहिए, मुस्लिम धर्म को अलग तराजू में तोलना चाहिए, क्रिश्चियन धर्म को अलग तराजू में तोलना चाहिए। माने जितने भी सब धर्म है उन्हें अलग अलग तराजू में तोलना चाहिए, अलग अलग तरह से देखना चाहिए। उन्होंने मेरी कोई चर्चा सुनी होगी जिसमें मैंने कहा कि भाई तराजू तो एक ही होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड तो एक ही होना चाहिए, नहीं तो वास्तविकता कैसे पता चलेगी। तो पहले आप उसकी चर्चा सुनिए, जो मेरी उनके साथ टेलीफोन पे चर्चा हुई वो आप पूरी सुनिए। लगभग 1 घंटे की है और बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हुई। और उसके बाद मैं अब इस पर अपनी जो समीक्षा है वो आपको देने की कोशिश करूंगा और आपको जो भी ठीक लगे आप कमेंट में वो अपना कमेंट डाल सकते हैं और आप नेक्स्ट चर्चा के लिए भी आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत बोला है या आप कुछ ऐसा जानते हैं जो सही है, तो आप चर्चा के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे और वहां आप मुझे चर्चा के लिए आप बोल सकते हैं। तो फिर हम या तो टेलीफोन पे चर्चा कर सकते हैं या लाइव चर्चा भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा होगी उसी हिसाब से। और वो यहाँ यूट्यूब पर जो है लाइव होगी या रिकॉर्ड होके डाल दी जाएगी, ताकि आपका जो व्यू है वो भी सब लोगों को पता चले, आपकी जो समीक्षा है वो भी सब लोगों को पता चले। तो ये ओपन मंच है, सब इस पर आमंत्रित हैं, जिनको भी ठीक लगे। तो अब आप चर्चा को सुनिए जी। हाँ, तो मैं आपका एक दिन स्ट्रीम देख रहा था जिसमें आप इस्लामी कट्टरता पर चर्चा के लिए रखे थे, जब नुपुर शर्मा वाला मामले को लेकर के बॉर्डर चल रहा था जी। लेकिन उस दिन आप देख करके मुझे ये समझ में आया सर, आपको भी कहने का मतलब है कि धर्म और पंथ और क्या उसमें दिक्कत है, क्या दूसरे में दिक्कत है, क्या खुद ही है। मैं समझा कि आप सारे लोगों को एक ही तराजू में तोलना चाहते हैं, सारे लोगों को एक ही तराजू में तोलना चाहते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि शायद आप चाहते हैं कि दुनिया का विकास या अच्छा भविष्यमय जिंदगी तभी आ सकता है जब सारी दुनिया नास्तिक बन जाए। नहीं, तो ऐसा तो मैंने तो अपना ऐसा कोई रिव्यू नहीं दिया, क्योंकि मैं तो खुद भी नास्तिक नहीं हूँ। लेकिन आप जब उसी के मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं कि सनातन जो धर्म है, धर्म के बारे में आपको तो ये समझना होगा कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भी संविधान सभा ने धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा, जानते हैं ना। नहीं, तो उनके लिखने और नहीं लिखने से तो क्या है आखिर। लेकिन धर्म का जो शब्द है, शब्दों का जो अर्थ है, वो अर्थ को आप समझ रहे हैं, धर्म निरपेक्ष। अब जैसे मान लीजिए एक जो बाप का एक बेटा के प्रति जो धर्म है जिसको धर्म बोला जाता है, कर्तव्य ड्यूटी, उससे निरपेक्ष कोई देश या कोई समाज कैसे हो सकता है। कोई विचारधारा, कोई कल्ट पंथ से तो निरपेक्ष हो सकता है, न्यूट्रल हिसाब से वो देखे पूरी दुनिया को, न कि अपने कल्ट या ये सबसे प्रभावित होकर के। लेकिन जो धर्म का जो व्यापक जो उसका, ये आपने कहाँ से सुन लिया कि किसी का कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसा तो कहीं किसी स्ट्रीम में बोला नहीं गया है। नहीं बोला गया। ये आप इस ओर ये बात नहीं की, लेकिन कहने का मतलब है कि इस्लाम की कट्टरता की आलोचना करते करते वायलेंस करने के लिए उसमें आप सनातन के भी आपके हिसाब से भी मान भी लिया जाए कि कुछ बुराइयां होगी, ठीक है। लेकिन इस्लाम कहाँ, इस्लाम ये मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वाला बात हो गया ना, कि कहने का मतलब है कि आपको स्पेशल उस पर खाली इस्लाम की ही बात करनी चाहिए, तो एकदम स्पेशल जो इस्लाम है उस पे इस्लाम पे बात होना चाहिए। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर जितने भी सारे धर्म संप्रदाय हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम है सब में क्यों नहीं बात हो सकती? इसमें क्या दिक्कत है? हो सकती है, ठीक है।
लेकिन या आप ऐसा समझ रहे हैं कि केवल जो ये मुस्लिम धर्म है उसी पर ही बात हो सकती है, बाकी दूसरे किसी भी धर्म पर कोई जरा भी कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, दे आर अनक्वेश्चनेबल, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन हो सकता है, उसमें भी कुछ गलतियां होगी, कुछ बुराइयां होगी, लेकिन नहीं, कुछ एक तराजू में रख के तो नहीं तोला जा सकता है ना। तो सर एक ही तराजू में तोले जाएगा तभी तो पता चलेगा कि किसमें कितनी गलतियां हैं। अगर तराजू ही अलग अलग बना लेंगे तो मतलब आप क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं? हम जितनी सोच रहे हैं, लेकिन सर दुनिया का जितना भी वजन तुलता है वो एक ही तराजू में तुलता है। दुनिया में जितनी भी तुलना होती है वो एक ही तराजू से होती है, तभी तो तुलना होती है। मुझे तो नहीं लगता। अगर तराजू ही अलग अलग बना लेंगे तब तो फिर कुछ भी गलत नहीं होगा। नहीं, तराजू शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं आप, तराजू से उसका रिश्ता है तो वो तो हो सकता है, लेकिन जो दुनिया को जो देखने का दुनिया के पास जो नजरिया है वो एक जैसे नहीं है। वो भी एक ही रखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, लेकिन एक अगर सुनिए तो सर, अगर नजरिया भी अलग अलग रख लेंगे तो फिर तो मुस्लिम के नजरिए से कुरान अच्छा है, सनातनियों के नजरिए से जो इनके अपने वो हैं वो अच्छे हैं, सनातनियों में भी जो वैष्णव है उनके नजरिए से वैष्णव ठीक है और शैव गलत है, और शैवियों के नजर से शैव ठीक है और वैष्णव गलत है। फिर तो ऐसे कैसे करेंगे? शैव और वैष्णव की जो बात है कि वो गलत है तो कहने का मतलब है कि उसको ये करने से मान लीजिए उसको धारण करना गलत समझते हैं ना। ये तो नहीं समझते हैं कि भाई वैष्णव है तो हम हमारा जो इस्लाम वाला जो तरीका है कि भाई काफिरों के साथ क्या करना है। अरे सर धारण करने को ही तो धर्म बोलते हैं, और धर्म मतलब क्या है? धर्म का मतलब ही है धारण करने योग्य। हाँ, तो अब क्या धारण करने योग्य है, क्या धारण करने योग्य नहीं है, इसके लिए तो एक ही पैमाना होगा ना दुनिया में। क्या 50 पैमाने बनाओगे इसके? नहीं, तो एक पैमाने कैसे हो सकते हैं? हाँ, तो इसका मतलब तो फिर आप कभी एक बाहर बैठा आदमी तो एक पैमाने से उस सबको देख सकता है, ठीक है सर। बाहर बैठा और अंदर बैठे का मतलब नहीं है ना, पैमाना तो एक ही होगा, बाहर बैठो या अंदर बैठो। ये पॉसिबल लगता है आपको क्या? हाँ, मुझे पॉसिबल है, आपको नहीं है, तो आप नहीं कर सकते, इसीलिए आप द्वंद्व में हैं, आप नहीं तय कर पा रहे कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं द्वंद्व में नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे पास एक पैमाना है जिससे मैं सभी को तोल सकता हूँ, और मेरे पैमाने को आप गलत सिद्ध कीजिए। आप आइए ओपन मंच पर और एक्सप्लेन करिए, और वहाँ बताइए कि 1000 पैमाने होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। अरे देखिए, होने चाहिए। अब अभी देखिए, आज के समय में डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि मोदी डिक्टेटरशिप है, क्या सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं, ठीक है। एक तरफ ये आइडियोलॉजी तो लोगों के बहुत पसंद है, बिल्कुल खूब अच्छा लगता है कि भाई पावर का शेयरिंग होना चाहिए, बिल्कुल एक आदमी सुपर पावर नहीं होना चाहिए। अब फिर आप सोच रहे हैं कि दुनिया को माने एक ही साँचे में ढाल दिया जाए, तय कर दिया जाए कि भाई ये साँचा सही, ठीक है। उसी हिसाब से हर कोई को चलना होगा या समझना होगा या मानना होगा। नहीं, हम तो नहीं कह रहे ऐसा, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि सत्ता का जो बनावट है वो ऐसी होनी चाहिए कि पूरी तरह से विकेंद्रीकृत हो। और मैंने जो लिखी है सत्ता वो उसी प्रकार की है कि 100% विकेंद्रीकृत है। आप पढ़िए उसको। हाँ, तो कहने का मतलब है कि विकेंद्रीकरण तो होना ही चाहिए। कहने का मतलब है कि भाई सब एक जैसे नहीं है ना, सबका बनावट, सोच, समझ, परिस्थिति, हालात सबके अलग अलग है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन कहने का मतलब है कि जनरली कहने का मतलब है कि इसको तो हो सकता है। अब जैसे हमारे यहाँ अब जैसे कहा जाता है, एक मान लीजिए ये चीज है, एक संविधान, जी, ठीक है। अब संविधान का मतलब आप समझते ही होंगे। संविधान का मतलब है कि एक ऐसा विधान जो सभी के लिए सही हो, लेकिन अभी तक सभी के लिए सही हो, सभी के लिए। हाँ, अभी तक ऐसा कोई विधान बना नहीं है दुनिया में जो सभी के लिए सही हो, अभी बनना बाकी है। मैंने सभी के लिए सही हो का मतलब हम कि सभी के लिए बराबर हो। सभी के लिए सही हो, बराबर का भी मतलब वही होता है कि मतलब मानव सही हो, बराबर गुजराती में बोला जाता है कि बरोबर, माने एक्यूरेट हो, माने मेरे लिए भी वो सही हो, आपके लिए भी सही हो, और जितने भी उसके अंतर्गत लोग आते हैं, अगर भारत है तो 135 करोड़ लोग आते हैं, तो 135 करोड़ लोगों के लिए वो सही हो, तब उसे सम्यक विधान बोलेंगे या संविधान बोलेंगे। अगर वो एक आदमी को भी दुखी करता है या उसके हिसाब से नहीं है तो वो उतना असंविधान हो जाएगा।
हाँ, लेकिन अभी हमारे यहाँ तो 70-75 साल से कम ही चल रहा है भाई। नाम उसका भले सम प्लस विधान रख दिया गया है। अरे तो सर पंखे को आप कूलर बोलने से पंखा कूलर नहीं हो जाता ना। हाँ पंखा वो पंखा ही ठीक है, रहेगा। लेकिन हो नहीं जाता। लेकिन अभी ज्यादातर जो भारत के जो लोग हैं वो तो यही समझ के चल रहे हैं हाँ तो भाई संविधान का मतलब है कि सम प्लस विधान है। हाँ तो भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग ये ऐसा समझते हैं। मगर अभी दुनिया का एक भी संविधान ऐसा नहीं है। जिस दिन संविधान ऐसा हो जाएगा उस दिन लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी, उस दिन हाँ, वो आलोचना तो ठीक है, लेकिन खत्म हो दुनिया का जाएगी। दुनिया का देखिए, दुनिया का तो हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि देखिए जो सम प्लस जो संविधान की बात है वो भारत का हिंदी का शब्द है, उसका मीनिंग अलग होगा। अरे सर अंग्रेजी में जो उसको सब जगह ऐसे ही है। अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सबके लिए लिखा गया हो। इंस्टीट्यूट मतलब समझते हो ना? इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा आलय, हाँ, एक ऐसी जगह जो सबके लिए हो। तो उसका भी वही मतलब है। तो सबके लिए और सबके बराबर, इसमें भी थोड़ा विभेद हो जा रहा है। नहीं हो जा रहा ना। सबके लिए का भी मतलब वही है कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो सबके लिए हो, माने जो जिसको जितना चाहिए उसको उतना मिल जाए। उसका भी वही मतलब है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं तो जैसे मान लीजिए सारी भाषाओं में मतलब वही होते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए अब जैसे सबके लिए आप कह दिए, तो यहाँ मान लीजिए हिंदुओं के लिए या भारतीय धर्म पंथ जो भी है उनके लिए हिंदू कोड भी नहीं, हिंदू आधुनिकता की ले जाने की ओर दावा नहीं हिंदुओं के लिए हिंदू कोड या मुस्लिम के लिए मुस्लिम कोड क्यों? एक कोई ऐसी सही बात, क्योंकि अगर इनमें सही बात होती, अगर हिंदू में हिंदू वाली बात होती सही और मुस्लिम में मुस्लिम वाली बात होती सही, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। फिर तो सब उसी को अपना लेते जो भी सही होती। हाँ, नहीं तो अभी तक तो किसी में भी सही नहीं है। जैसे दुनिया में अभी तक कोई संविधान नहीं है जो सही है, तो इनमें तो किसी को भी कॉपी नहीं कर सकते हम, किसी को भी धारण नहीं कर सकते, माने किसी को भी धर्म नहीं बना सकते अभी। ये सब अधार्मिक है जी। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था कि देखिए, कहने का मतलब है कि हिंदू कोड बिल उसका नाम भले है, एक देखते हैं एक वामपंथी प्रोपेगेंडा टाइप का एक ये है, ये खबर अखबार, ठीक है, नाम अपना रख लिया है द हिंदू। जनरली आदमी जो नहीं जानता है, प्रोपेगेंडे से जो दूर है, बाहरी के दुनिया से आए या उसका आर्टिकल देखिए तो उसके माथे चकरा जाएंगे। हाँ तो उनकी तो हम बात नहीं कर रहे ना। हम ठीक है, हम अब एक उदाहरण हम आपके पास रखे हैं, ठीक है। अब उसी तरह से जो हिंदू कोड बिल है, हिंदुओं के तो हितैषी नहीं है, उसको तो हम समझते हैं कि एंटी हिंदू कोड बिल, ठीक है। और दूसर की तरफ जो है मुस्लिम कोड बिल, जो मुस्लिम तय करेंगे वो सही माना जाएगा हमारा संविधान के हिसाब से। वो भी सही नहीं है, वो भी गलत है। तो अब संविधान के हिसाब से क्या माना जाएगा? जब हम कह रहे हैं कि संविधान ही ठीक नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से जो माना जाएगा वो अभी तक जो चला आ रहा है उसके बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं नहीं तो अभी तक जो चला आ रहा है सर, हम तो हिंदुओं के उन लोग को मानना था कि हिंदुओं की तो आधुनिकताकरण की जरूरत है, इनको आधुनिकता ले जाना है, तभी दुनिया चाहे विश्व का चाहे इनका चाहे इनके पड़ोसी का भला होगा। देखो, लेकिन मुस्लिमों से छेड़छाड़ जो है ना, शायद दुनिया का मानवता का नाश करेगा। आप जो है कई सारे तराजू को सामने रख के और जब इस तरह की बात करोगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। अब मुस्लिम के हिसाब से बात करोगे तो वो बोलेंगे कि हिंदुओं के धर्म में करेक्शन होना चाहिए, हिंदुओं से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि मुस्लिम के धर्म में करेक्शन होना चाहिए, तो दूसरे धर्मों में करेक्शन होना चाहिए। तो इनसे ना पूछो ना किसी से भी। उतना नहीं, उतना हम समझ रहे हैं कि वो तो बोलेगा, वो स्वाभाविक है। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ जो अपने आप में निरपेक्षता की दावा करता है। अरे तो सर, संविधान कहाँ निरपेक्षता? ऐसे बोलने से दावा तो करता है वैसे ही। हाँ, तो दावा करने से क्या होता है? ऐसा दावा करने के बाद उसके कानून भी तो वैसे होने चाहिए। कानून तो कोई है नहीं ऐसा निरपेक्ष वाला। हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग तो ऐसा ही ना समझते हैं जैसा वो दावा कर रहा है। सर, लोगों के तो समझने से भी नहीं होता ना। अब सांप तो सांप है, अब लोग उसको कुछ और समझने लगे तो वो नहीं हो जाएगा, वो तो जो है वो रहेगा। हाँ, लेकिन आखिर एक नैरेटिव बना करके उनके दिमाग में जो फीड कर दिया गया है, वो तो नैरेटिव जानने में बहुत समय लगेगा। तो ये गलत सर, समय नहीं लगता ज्यादा, समय परिणाम से होता है। आप कोई भी चीज ऐसी रखिए और उसका परिणाम अब जैसे मोबाइल है, तो अब मोबाइल को समझाने में कितनी देर लगी लोगों को? कोई बहुत देर लगी क्या कि ये मोबाइल होता है, इसका परिणाम ऐसा होता है? कितनी देर लगी? नहीं लगी कुछ भी। सही चीज हो
तो परिणाम से लोग तुरंत समझ जाते हैं। आज दुनिया का कौन आदमी नहीं जानता कि दुनिया में एक भी समाधान ऐसा नहीं है जो वहां के लोगों को सही से उनकी देखभाल करता हो। कौन नहीं जानता इस बात को? जानता भले सब होगा, लेकिन मानता तो लोग वैसा नहीं है। अरे सर, मानने को कुछ होना भी तो चाहिए, है नहीं ना उनके पास कोई उपाय। अब जैसे मैंने हाँ, वो तो ठीक है। वो ये बात आप कह रहे हैं अभी। हाँ। मान लीजिए ये अभी आ गया, अभी जो ये नवबोध मूवमेंट देश भर में चल रहा है, तो वो लोग क्या है कि हिंदुओं से ज्यादा करके उनको प्रूफ मांगते हैं, डीएनए लाओ। हाँ, जो आधुनिक ही होगा। नहीं, अभी 2-4 दिन इससे भी कोई मतलब नहीं है। डीएनए वीएनए से क्या मतलब, सब तो आदमी होते हैं। नहीं, वो लोग कह रहा है कि तुम लोग मानते हो तो प्रमाण तो दिया करो। अब हम बोले कि भाई बुद्ध के प्रमाण हमको भी तो दिखाया करो, तो वो कह रहे हैं कि बुद्ध की प्रमाण तो भैया मुश्किल है। नहीं, हम क्यों नहीं बुद्ध का परिणाम, हम तो ये कह रहे हैं, कि बुद्ध की कोई बात आप सही तो सिद्ध करो पहले कि वो कोई बात सही है तो सही बात मान लेंगे हम, चाहे वो हमारा डीएनए का ना भी हो तो भी मान लेंगे। आप बात तो सिद्ध करो कोई। ठीक, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे उनका कहना है कि भाई, बेशक उनका प्रमाण नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें हैं हमको अच्छा लग रहा है, हमको पसंद आ रहा है, हम तो उसको मानेंगे। नहीं तो तब उसको कोई रोक तो नहीं सकता है ना कि आप मत माने। नहीं तो हम खाली मानने को कहाँ मना कर रहे हैं। मानने को तो कोई कुछ भी मानता रहे, लेकिन मानने से कोई बात सही है ये थोड़ी हो जाएगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। फिर मानने को तो कुछ भी, अब मानने को तो बच्चा कौवे को कुछ भी मानता रहता है तो वो कुछ हो जाता है क्या? मानने की हम थोड़ी मना कर रहे हैं। बात होती है ये प्रूव करना है कि ये सही है या गलत है। और धर्म का मतलब है धारण करने योग्य, मानने योग्य को धर्म नहीं बोलते। हाँ, वो हम जान रहे हैं। हाँ, तो लेकिन जैसे हमारा उनका ये कहना था कि भाई दूसरे के तो भाग करके कह रहे हैं कि भैया प्रमाण दिखाओ, तुम क्यों मानते हो, क्या तुम्हारे पास सबूत है। उनसे कोई ये बात छिड़े तो भाग खड़े होते हैं। नहीं तो सबसे ये बात तो सबसे पूछनी चाहिए, हिंदुओं से भी पूछनी चाहिए कि भाई तुम क्यों मान रहे हो, और मुस्लिमों से भी पूछनी चाहिए कि भाई तुम क्यों मान रहे हो, तुम्हारे में क्या है ऐसा। अगर कोई सही बात है तो ठीक है, वो तो सभी को माननी चाहिए। अगर हिंदुओं में कोई सही बात है तो क्या वो दुनिया के सारे लोगों को नहीं माननी चाहिए? उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो तो सही बात है। और अगर क्रिश्चियन में या मुस्लिम में कोई सही बात है तो सारे लोगों को मानने में क्या दिक्कत है? हाँ, वो बात तो देखिए, ये बात तो सही है कि किसी में, अब जैसे मान लीजिए हिंदुओं का मान लीजिए योग है, अब पूरी दुनिया मान लीजिए उसको मानने जा रही है, मान रही है। हाँ। ठीक है। तब उनको अब जरूरी भी नहीं है कि मान लीजिए सही है, लेकिन अब कहने का मतलब है कि उनको अच्छा लग रहा है तभी तो अपना रहे हैं या मान रहे हैं। हाँ भाई, सही बात को सभी लोग अपनाते हैं, सभी मानते ही हैं देर सवेर जब भी जरूरत पड़ती है उन्हें। अब कोई आदमी बीमार होगा तो इलाज करवाने जाता है कि नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। हाँ, फिर जाता है। अब इलाज कौन से धर्म में आता है? इलाज तो कोई धर्म में नहीं आता। हाँ, वैसे तो धर्म में नहीं आता है, लेकिन फिर ये कोई भी इलाज जो है, चिकित्सा जो है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई इलाज करना ही धर्म है। यस, उसका तो कोई धर्म से किसी धर्म से कोई नाता रिश्ता नहीं, उसका अपना एक अलग धर्म है। हाँ, उसका अपना एक अलग धर्म है। अब जैसे क्रिकेट है, अब क्रिकेट का कोई धर्म होता है क्या? नहीं, सारे लोग खेलते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब लोग खेलते हैं। फिर तो मेरे कहने का मतलब यही है, इसका एक तराजू होना चाहिए, और वो तराजू है कि कोई चीज सही है या गलत है। सही है तो उसको सामने रख दो, जिसको अपनानी है अपनाए, जिसको नहीं अपनानी ना अपनाए। वैसे ही गलत चीज क्या है उसको भी सामने रख दो। व्यक्तिगत तौर से किसी को अपनानी है अपनाए, नहीं अपनानी ना अपनाए, लेकिन कम से कम संविधान तो सही पर आधारित बनना चाहिए ना। हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है, बस यही हम लोग कह रहे हैं। ऐसा हो पाएगा? मुझे तो सर, ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? 1947 में जब गणतंत्र का संविधान लोगों ने चाहा तो बना लिया ना। हाँ, लोगों ने चाहा, लेकिन उस समय देखिए वही तो बात है ना कि उस समय अलग अलग फूट उस तरह का नहीं था जैसे आज उठा दिए। तो ठीक है, उस समय ये समस्या नहीं थी, अभी ये समस्या है। अभी हम पूरी दुनिया को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तब जो है लोगों ने एक एक गण को इकट्ठा करना चाहा। जैसे भारत का एक गणराज्य हो गया, अमेरिका एक गणराज्य है, रसिया एक गणराज्य है, यूके एक गणराज्य है। तो उस समय गणराज्य बने, छोटे छोटे राज्य थे पहले। अभी पूरी दुनिया में जो 212 देश हैं वो एक हो जाए, मतलब एक पूरा कंप्लीट
परफेक्ट गणतंत्र बन जाए तो ये झंझटें खत्म हो जाए जो अभी लोग देशों के बीच हो रखी हैं। प्लस दूसरी समस्या भी खत्म हो जाए कि डॉलर है कि रुपया है कि ये है कि वो है कि क्या है। लेकिन ये सब इसके जो पक्ष में है वो ताकतें भी कमजोर नहीं है ना, वही ताकतें तो दुनिया को लीड कर रही है। अरे सर, वो तो उस समय भी राजाओं की ताकतें लीड कर रही थी, लोगों ने चाहा तो बना लिया। लोग देखो, ऑप्शन की बात होती है, जब तक ऑप्शन नहीं आता, जब तक जो ताकतें हैं वही दिखाई पड़ती हैं। भारत में कहाँ लगता था कि ये नेहरू, गांधी, सुभाष ये कुछ कर लेंगे, कहाँ लगता था। इतने सारे राजाओं के सामने इनकी क्या बिसात थी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन राजाओं ने भी, कहने का मतलब है कि भाई वो विलय करना ही अपना मन बेहतर समझा। हाँ, तो थोड़े अड़े रहे कि भैया हम हाँ, तो ऑप्शन सामने आया ना, एक ऑप्शन सामने रखा जो उनको भी लगा कि बेहतर है भाई, कर लो, अच्छा है। हम भी लोग रोज लड़के थक गए आपस में। हाँ, तो ऐसे हाँ, तो ऐसे ही अभी भी पूरी दुनिया में लोग आपस में थके हुए हैं बुरी तरह से, एक दूसरे से लड़ के बिना मतलब के। अभी आप देख ही रहे हो रसिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है, ईरान, इजराइल और वो फिलिस्तीनी, और मतलब, और इधर चाइना, और चाइना के चारों तरफ एक भी देश ऐसा नहीं है जो कि वहां पे खटर पटर नहीं होती रहती हो, या इंडिया पाकिस्तान में देख लो। तो कहने का मतलब अभी भी लोग थके हुए हैं। तो जैसे ही ये ऑप्शन उनके सामने आएगा तो बोलेंगे कि हाँ, और वो बोले ना बोले, वहां की जनता तो बोलेगी ना। जनता तो राजनेताओं से ज्यादा जल्दी थक जाती है, क्योंकि राजनेताओं को तो थोड़ा लाभ भी रहता है कि भाई चलो उनके पास तो सुख साधन सब रहते हैं, लेकिन जनता को तो भोगना पड़ता है। अब जैसे यूक्रेन की जनता को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का जो ये निर्णय रहा, उसे भोग कौन रहा है, वहाँ की तो जनता ही भोगती है। हाँ, तो जनता को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अब वो तो जब तक मर नहीं जाएगा, जब तक ऐश में है, उसको तो कोई कमी होगी नहीं। हाँ, बात सही। हाँ, तो फिर तो जनता को ये बात समझ में आती है। तो जब जहाँ की जनता चाहने लगती है 50, 60, 70%, तो वहाँ पे परिवर्तन हो जाते हैं। आपने देखे ही है, अब तक दुनिया में इतिहास रहा है इन चीजों का। आप रशिया में देखो, वहाँ पे 50-60% जनता ने चाहा तो वहाँ की स्थिति बदल दी पूरी। उस समय जो एक पूरी जार प्रथा थी, उठा के फेंक दिया था उसके एक तरफ, और तब तो मारकाट भी हुई थी। अब आजकल तो मारकाट की भी जरूरत नहीं है, आजकल तो लोकतंत्र है भाई, वोट से हो जाता है जो भी परिवर्तन करना है कि नहीं। हाँ, वो तो है। बस तो फिर तो आजकल तो न खून बहाना है, न पसीना बहाना है, बस बातें रखनी है और उस पर चर्चाएं चलेंगी 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, और तय हो जाएगा कि क्या सही है। और उस आधार पे जो एक नया संविधान मैंने लिख दिया, उसका ढांचा वो आ जाएगा बस। वो ठीक है सर, लेकिन हमको तो देखिए, ये हमारा जो बात है ना, कि हमको तो अभी तक लोग जब दोनों पक्ष उनके पास सामने होते हैं, सही गलत के जनरली जी, तो डिसीजन नहीं कर पाते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। सर कर पाएंगे, ऑप्शन नहीं था उनके पास में, इसलिए नहीं कर पाते, और इसीलिए आज तक हो भी नहीं पाया। नहीं तो आप खुद ही देखिए, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि भाई सबसे पहले तो सनातन धर्म ही था, एक ही धर्म रहा होगा ना शुरू में, तो कोई 2000 धर्म रहे नहीं होंगे। हाँ, वो तो बात है। जो भी रहा हो, अब चाहे उसको सनातन धर्म बोलो, चाहे कोई भी नाम दे दो। तो अब एक धर्म से जब दूसरा धर्म पैदा हुआ होगा, तो वो तभी पैदा हुआ होगा जो लोग उस धर्म से ना खुश रहे होंगे, नहीं तो क्यों दूसरा धर्म बनाते। अब जब नहीं, इसी में देखो ना, अब दूसरा धर्म जब बनाया तो उसी समय इन लोगों ने आपस में बातचीत क्यों नहीं की कि भाई अगर ये दूसरा धर्म पहले से बढ़िया है तो पहले वाले को हटाओ और दूसरे वाले को रख लो, एक कोई मतलब एक ही रखते, दो ना रखते। अब वो पहला वाला भी रखा रहा, दूसरा वाला भी रखा रहा, फिर दोनों से भी लोग खुश नहीं थे, तीसरा बन गया, फिर चौथा बन गया, फिर पांचवा बन गया, और आज आप देख रहे हो कितने सारे हैं। नहीं तो लेकिन ये जो आप बात बोल रहे हैं ना सर, इसका देखिए सीधा रिश्ता नहीं है। अभी आप देखिएगा, नहीं, रिश्ता कैसे नहीं, इसका मतलब तो ये तो हो गया ना कि एक भी धर्म ने लोगों का भला नहीं किया, जैसा लोग चाहते थे वैसा। आ गए बहुत सारी चीजें, मगर भला नहीं हुआ किसी का भी, ये तो सामने है ना बात। देखिए, वो एक अलग चीज है। देखिए, अब इसमें क्या है कि संविधान में, मान लीजिए कानून में एक कहा हुआ है कि मर्डर नहीं करना है, ठीक है। हाँ, मर्डर करना बुरी बात है, ऐसा ठीक नहीं है, उसके लिए बजट का मतलब सजा का भी प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्यों नहीं मानते हैं। हाँ, तो ये संविधान को देखना चाहिए ना कि भाई हमने जो संविधान बनाया है उसमें मर्डर हो ही क्यों रहे हैं, ऐसा कोई कारण कैसे छूट गया कि जो किसी को मर्डर करने जाना पड़ा।
हाँ, इस तरफ भी तो सोचना चाहिए। संविधान, तभी तो संविधान होगा, नहीं तो संविधान कैसे कहेंगे उसे हम। हाँ, जैसे एक अच्छा मैनेजर तभी होगा ना कि वो केवल मर्डर को रोके ना, या मर्डर हो जाए तो उसका न्याय करे। उससे ज्यादा उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मर्डर हो ही ना, मर्डर हो ही ना, ये ज्यादा सही बात है, या मर्डर तो होते रहे मगर फिर हम उनका टिक्का बोटी करते रहे, वो बात ज्यादा बेहतर है। नहीं नहीं, अच्छा तो यही है कि मर्डर हो ही नहीं, लेकिन हाँ, तो वहां पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? वहां पे कोई संविधान भी ध्यान नहीं दे रहा है, कोई धर्म वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सारे धर्मों में यही बना हुआ है कि उनने अगर ये मार दिया तो उसका हाथ काट दो, उसने ये कर दिया तो उसको ये कर दो, उसको देश निकाला दे दो। सारे धर्म भी वैसे ही है ना जैसे संविधान है, या उनमें कोई अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, अब आप जो बात बोल रहे हैं उस पर मैं ये बोलूंगा कि हम एक दिन काफी भाग गया था, समझे। एक जी। व्यक्ति ने स्लोगन लिखा हुआ था, ठीक है। स्लोगन था कि शून्य दुर्घटना की कठिन है डगर, जी। सुरक्षा नियम पालन से बने सरल मगर। तो कह रहा है कि भाई ये सब काम ऐसा है कि दुर्घटना ना हो, जी, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब है वो अपनी अज्ञानता दर्शा रहा है। वो कह रहा है भाई मेरे बस का नहीं है कि जीरो दुर्घटना वाली बात करना, मेरे बस की नहीं है, तो फिर ठीक है, सावधानी बरतो, है ना। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे बस की है, मेरे पास वो ज्ञान है कि जिससे दुर्घटनाएं जीरो हो जाए और सुघटनाएं 100 हो जाए, ऐसा ज्ञान मेरे पास है, तो मैं रख रहा हूँ लोगों के सामने। अब लोग चेक करें उसको ऐसा है कि नहीं है। तो अगर ऐसा, पहले तो देख लें कि ऐसा हो जाए तो बढ़िया है कि नहीं है, या दुर्घटनाएं होती रहनी चाहिए और सुघटनाएं कम होनी चाहिए। नहीं, वो तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हाँ, तो बस मेरे पास ऐसा ज्ञान है, मेरे पास ऐसा संविधान है या ऐसा विधान है कि उसमें ये 100% संभव है। तो अब एक बार दुनिया चेक कर ले, इसीलिए तो लोगों के पास भेज रहे हैं। अभी तो आ नहीं रहा ना, वो लोग चेक करेंगे, हाँ करेंगे तभी तो आएगा। हाँ, और तो अभी तो चेक करने को ही भेज रहे कि चेक कर लें भाई साहब, हिंदू भी चेक कर लें, मुस्लिम भी चेक कर लें, जो अपने आप को नास्तिक बोलते हैं वो भी चेक कर लें, सभी सारे लोग चेक कर लें जो अपने आप को जो बोलते हो। ठीक है सर फिर। हाँ, तो फिर हमारा तो यही है, इसीलिए मेरे पास एक ही तराजू है। मैं हर एक चीज को अलग अलग नहीं, क्योंकि दुनिया में एक ही जीवन है भाई, एक ही धरती है, एक ही जीवन है, एक ही पॉइंट से सारा जीवन आया है। वो ठीक है, लेकिन देखिए अभी तक तो मुझे कहने को भले कुछ आदमी अपने आप को कितना भी ये करे, ठीक है, लेकिन भी बना रहता है मेरे हिसाब से। नहीं, वो ठीक है, वो तो आप अब तक के इतिहास के आधार पर कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो एक समय तक नहीं हुई थी लेकिन आगे हो गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं दुनिया में कि नहीं हुई हैं, बताओ। हाँ, क्या नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल, तो फिर ये भी तो हो सकता है, इसकी भी संभावना तो लेके चलो। हाँ, हो सकता है, ये हम थोड़े कह रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब यही है कि भाई कब होगा, कहाँ होगा, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। अपन तो 20-30 साल जीना है, इसके बाद छोड़ देना। वो तो कोई नहीं भाई, पीछे से देखो, आज हम जिस सिस्टम में जी रहे हैं, अगर पीछे वाले लोग भी ऐसा ही सोच लेते, जैसे भारत में कब से 200 साल से भी ज्यादा समय लगा इनको इस गणतंत्र में आने में, लगा कि नहीं लगा? तो वो भी ऐसा सोच लेते, यार हमें तो 50 साल जीना है, हमें क्या करना है, छोड़ो। तो फिर आज हम लोग अच्छी अवस्था में नहीं होते ना, हम उन्हीं की तो संतानें हैं, किसी और की थोड़ी हैं। वो ठीक है, लेकिन तो हमारी संतानें भी तो आएंगे हमारे बाद में, तो क्या उनके लिए हमें, अगर हम कुछ ठीक कर सकते हैं तो नहीं करना चाहिए क्या? हाँ, वो ठीक है, लेकिन एक बात ये भी समझिए सर, एक बात समझने की जरूरत है। जिस समय लोग लड़ रहे थे स्वराज के लिए, गणराज के लिए, अपना शासन के लिए, उस समय इतनी बुरी हो चुकी थी, पास लड़ने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल। लगभग 24% इकोनॉमी वाला भारत छोड़ते छोड़ते तक 1.5-2% पर आ गया था, ठीक है। अब उसमें उसके पास क्या रास्ता रहा होगा? जिस देश का इकोनॉमी में मान लीजिए 24% का योगदान था, वो 2% के भीतर सिमट गया, और आज हम लोग 5% पर आकर के जन्म के जश्न मनाते हैं, भैया अपनी अर्थव्यवस्था अपने आप को हासिल कर रही है। तो उस समय तो लोगों को लड़ना जो है मजबूरियां हो गया कि भाई उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, करो मेरे वाला। हाँ, तो अब वही तो कह रहा हूँ कि अभी भी तो ऐसा ही करना है, क्योंकि देखो तब भी स्थिति खराब ही थी,
अगर एक देश 25% की जीडीपी पे जी रहा है, आप सोचिए, तो इसका मतलब है कि दूसरे देश तो बहुत कम पे जी रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा होगा उस समय। हाँ हाँ हाँ, तो एक्सपोर्ट हो रहा होगा, इसका मतलब है दूसरे देशों का डेबिट बढ़ रहा होगा, डेप्ट जो है। हाँ, तो अब जिनका डेप्ट बढ़ेगा वो भी तो कुछ करेंगे फिर अपने डेप्ट को दूर करने के लिए, क्योंकि ये भी तो उनका शोषण ही है एक तरह का। लेकिन ये देखिए, इसमें इसमें एक चीज और भी देखने का चीज है ना, कि देखिए जी। उस समय लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, समझे, आबादी कम था तो अनाज की भी कम जरूरत रही होगी, उस समय चल जाता था। जैसे हम लोग भारत का आर्थिक इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जो कहीं से पढ़े हैं, उसमें बताया जाता है कि भारत का जब कोई व्यापारी विदेशों से जब सामान खरीदने जाता था, तो उससे पैसे, उस समय जो सोने के पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि उसको बोला जाता था कि भैया आप हमारा 3 चीज ले लो, लेकिन अपना फलाना वाला एक चीज हमको, यानी वस्तु मैं वाला सिस्टम लोग ज्यादा पसंद कर रहा था भारत को लेकर। हाँ, लेकिन वो सिस्टम भी खराब था ना। आप ये सोचिए, जैसे आज अमेरिका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है दुनिया में। हाँ अब आज टेक्नोलॉजी होती है, पहले वस्तुएं होती थी, आज टेक्नोलॉजी है। तो अब वो टेक्नोलॉजी जो एक्सपोर्ट करता है, तो इससे क्या होता है कि सारी दुनिया से पैसा जो है वो अमेरिका को बहता है। हाँ तो अब ये शोषण हो जाता है सारी दुनिया से उस तरफ। जैसे अगर भारत में इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट यहाँ से कम हो, तो क्या होगा कि भारत गुलामी में चलता चला जाएगा, आर्थिक गुलामी में। हाँ, वो तो है। हाँ, तो ये भारत का शोषण ही होगा ना एक तरह का। हाँ, एक तरह से कहिएगा तो है एक तरह का। हाँ, तो मतलब वो व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी कि एक व्यवस्था में कि एक देश की जीडीपी सबसे ज्यादा हो, बाकी की सारी जो अच्छी व्यवस्था होगी वो ये होगी कि भाई पूरी दुनिया सुख से जिए, कोई ना किसी कमी में जाए, कोई ना किसी का जो है क्या नाम है गुलाम बने, कोई भी प्रकार से, चाहे आर्थिक हो चाहे शारीरिक हो। तो अब जो जिस व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ वो वैसी व्यवस्था है कि पूरी दुनिया से चुन चुन के जो समस्या है उन्हें पैदा करनी बंद कर देगी। मतलब वो पैदा होनी ही बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि वो पैदा होती रहेंगी लेकिन उनका समाधान करेंगे, माने मर्डर तो होते रहेंगे पर उनका समाधान करेंगे, ऐसा नहीं। मर्डर ही होने बंद हो जाएंगे, माने गुलामियत ही बंद हो जाएगी। जिन कारणों से ये चीजें होती हैं वो कारण ही उनके ही निवारण कर दिए मैंने इसमें। आप सोचिए तो इसका मूल जो मंत्र है वो क्या है? वो ये है कि समस्याएं 0 और जो सुविधाएं हैं वो 100। ये मूल मंत्र है इसका। और जड़ से, बाद में नहीं, जड़ से। बाद में कुछ नहीं होता। बाद में तो बीमारी है तो फिर इलाज ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा बताइए ऐसी मोटे मोटी। देखो, इसको आप ऐसा करके समझो कि दुनिया में आज तक पूंजीवाद ही रहा है, वो चाहे वस्तु विनिमय रहा हो और चाहे बाद में मुद्राएं आ गई उसके बीच में। तो वस्तु विनिमय में क्या होता है या पूंजीवाद में क्या होता है कि हमें कोई भी चीज की मांग करने के लिए या तो वस्तु, या तो आपके पास कोई हुनर माने सेवा, और या तो आपके पास कोई पैसा होना चाहिए, है ना? तभी आप लोगों के बीच जाके मांग कर सकते हैं कि भाई मुझे फलानी चीज दे दो। अगर उसके पास में इन तीनों में से कुछ नहीं है तो वो मांगे नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो अब ये यहीं से स्टार्ट गलत हो जाता है इसका पूंजीवाद का। के और पूंजी आती है किससे? कि आपके पास कोई ना कोई काम होना चाहिए, कोई रोजगार होगा तो पूंजी आएगी आपके पास। अब मांग करने के लिए रोजगार का होना जरूरी है और रोजगार होने के लिए मांग का होना जरूरी है। अब बताओ कहां से शुरू करोगे? भाई मांग कर नहीं सकते बिना पैसे के, और पैसा आ नहीं सकता बिना रोजगार के। जबकि लॉजिकली पहले मांग होगी, उसका निर्माण की व्यवस्था होगी, तब जाके रोजगार पैदा होता है। रोजगार तो पहले पैदा होता नहीं। तो जब मांग ही नहीं होती है तो थोड़ी मांग हो रही है बाजार में, तो थोड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, तो रोजगार भी थोड़ा ही पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आय भी थोड़ी हो रही है लोगों को। तो ये जो पूंजीवाद का नियम है, इससे कोई भी जो अर्थशास्त्र है वो सिकुड़ा रहता है, माने थोड़े लोगों में ही गति करता है। अब थोड़े लोगों में गति करेगा तो भले संसाधन वो उस देश में ठूस ठूस के भरे हों, लेकिन कोई मांग नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मांग पैसे से होगी। जैसे अपने यहाँ मारुति 800 का होता था, चाहे BSNL सिम का होता था शुरू में। हाँ बिल्कुल, अगर पैसा है तो ही आप मांग कर सकते हो, नहीं तो कर ही नहीं सकते, है कि नहीं?
तो ये नियम आपको पता चल गया कि ये एक दूसरे को नियम दबाता है। मतलब मांग नहीं है तो रोजगार नहीं पैदा होगा, और रोजगार नहीं है तो मांग पैदा नहीं होगी। एक दूसरे का पूरक है। हाँ, एक दूसरे का पूरक नहीं, एक दूसरे का कुचलक है, एक दूसरे को दबा के रखता है। पूरक तो उसे बोलते हैं जो एक दूसरे को उठाए। नहीं तो मैंने तो नहीं तो कहने का मतलब है कि मांग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगी। ठीक है? हाँ, और घटेगा। हाँ, और चूंकि मांग ही पहले पैदा हो सकती है, रोजगार पहले पैदा नहीं हो सकता भाई। पहले आदमी मांग करेगा ना, रोजगार में कैसे जाएगा? क्योंकि मांग होगी तब ना रोजगार पैदा होगा। हाँ। तो लॉजिकली पहले मांग होनी चाहिए, और मांग पर ही इतना बड़ा बैरियर लगा हुआ है कि भाई साहब पैसे नहीं है तो भाग जाओ, यहाँ मत खड़े हो, दुकान के आगे भीड़ मत लगाओ अगर पैसे नहीं है तो ये जो नियम है, इस नियम की वजह से, माने अर्थशास्त्र के इस नियम की वजह से आज तक कभी भी 10% से ऊपर इकोनॉमी नहीं गई। माने 10% लोगों से ज्यादा ऊपर इकोनॉमी नहीं गई, केवल 10% लोगों को ही इसका ज्यादा या थोड़ा लाभ मिला। बाकी सब लोगों को तो अब मतलब वो उस पर जिए डोनेशन पर के, ठीक है, किसी को दिल पसीज गया तो डोनेट कर दिया तो ठीक है, या किसी ने चुरा लिया, या किसी ने डाका डाल लिया, मतलब ऐसे करके बाकी लोगों का चला है। हाँ। और इसी वजह से सारी चोरियां, सारे डाका, क्योंकि अब जिन लोगों को काम नहीं मिलेगा, जीना तो है ना, उनके भी परिवार है, जिंदा तो रहना है, सर्वाइवल तो करना है, तो अब उन लोगों के पास क्या तरीका बचता है? चोरी, चकारी, ठगी, ये सब करने के अलावा। क्योंकि काम तो तभी मिलेगा जब रोजगार पैदा हो रखा होगा। रोजगार है नहीं है, तो इसलिए ये चीजें चलती रहती हैं साथ साथ। अब वहां पे सारे अपराध भी हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं, तो ये दोनों मिक्स होके क्या रहता है कि फिर हमें उतनी आर्मी, उतनी पुलिस चाहिए होती है, क्योंकि ये ना हो भाई, जिन लोगों के पास इकोनॉमी है वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ चोरी वोरी ना हो, तो वो अपने यहाँ पुलिस बनाने लगते हैं। अब पुलिस बनाने लगते हैं तो अब उन दोनों के बीच खाई हो जाती है। जो एक गरीबी है और एक अमीर लोग हैं, एक बीच में खाई, वो अपना रहने का भी अलग बना लेते हैं, किला बना लेते हैं और उसकी किलेबंदी कर लेते हैं, पुलिस वहां खड़ी कर लेते हैं, एक दरबान खड़ा कर देते हैं कि कोई ना घुसे अंदर, नहीं। तो इस तरह की अभी सारी की सारी व्यवस्था रही है एक तरह की। तो अब आप सोचिए कि जब तक ये व्यवस्था रहेगी, मांग और आपूर्ति टाइप का जो ये पूंजीवाद है, क्या कभी भी इकोनॉमी 10% लोगों से निकल के 100% में पहुंच सकती है? तो आप सोच लीजिए, तो इसका स्ट्रक्चर ही खराब है। अभी का जो अर्थशास्त्र है, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये कभी भी 100% लोगों को एंटरटेन कर ही नहीं सकता, और इसीलिए अपराध कभी खत्म नहीं हो सकते। अब मैंने जो नया अर्थशास्त्र दिया है वो इस समस्या को सॉल्व कर देता है। नए अर्थशास्त्र में क्या है कि मांग के लिए आपको कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, मांग फ्री कर दी। क्योंकि मांग फ्री करेंगे तभी आगे की चेन चलेगी, नहीं तो चेन ही नहीं चलेगी। तो मांग कर दी फ्री कि भाई साहब आपको मांग करने के लिए बदले में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ना कोई वस्तु देने की जरूरत है, ना कोई पैसा देने की जरूरत है, ना कोई सेवा देने की जरूरत है। आपको जो चाहिए आप मांग कर लीजिए, मुफ्त में अवेलेबल है। हाँ, मुफ्त में अवेलेबल है, मांग करना मुफ्त में अवेलेबल है। आगे कैसे होगा वो बताता हूँ। मांग करने के लिए आपको कोई शर्त नहीं है किसी भी प्रकार की। मैंने कोई ये जैसे होता है सिक्योरिटी मनी जमा करना, हाँ, कुछ नहीं। आप बस आदमी हैं, आपको चीज चाहिए, आपने बोल दिया, आपके पास मुंह है या कोई भी तरीका है, आपने मांग कर दी भैया मुझे ये चाहिए। अब वो मांग क्या है? वो मांग व्यवस्था के पास चली जाएगी, मतलब जो इसकी पूरी व्यवस्था में लगे हैं जो लोग। तो अब उनको पता है कि हमारे जितने भी लोग हैं उसको कितनी टोटल मांग आ गई, क्योंकि अब मांग के बीच में कोई बैरियर नहीं है, तो जिसको जो भी चाहिए अगर वो मांग लेगा। अब तो उसे जेब नहीं ढूंढनी पड़ेगी ना कि पैसा है कि नहीं है, ऐसा देखना नहीं पड़ेगा। तो अब वो सारी मांग व्यवस्था के पास चली जाएगी। व्यवस्था जो है उस मांग के हिसाब से वो निर्माण की व्यवस्था करेगी कि भाई अब इतनी हमें आपूर्ति करनी है, इतनी मांग आ चुकी है, तो उसके हिसाब से उसकी पूरी व्यवस्था होगी। अब उसमें लोग चाहिएंगे वो उसका निर्माण करने के लिए। तो जो 25 से 50 साल के बीच के लोग हैं, उनमें से हर एक आदमी को जो 25 से 50 के बीच है, कोई ना कोई काम करना अनिवार्य होगा, जो व्यवस्था उनको देगी उनकी योग्यता इत्यादि देख के कि भाई क्या कर सकता है। और वो उससे पूछ लेगी कि आपकी क्या इच्छा है करने की, या आप क्या चाहते हैं, या आपको क्या योग्यता है, क्या आपने एजुकेशन में अब तक हासिल कर लिया, वगैरह वगैरह। उस हिसाब से
तो उसको हाँ क्या उपभोक्ता क्षमता के हिसाब से काम। हाँ बिल्कुल। तो उसको 4-5 घंटे का काम करना अनिवार्य होगा, तो जो मांगे आ रही होंगी उस हिसाब से उनका निर्माण हो रहा होगा और फिर उसकी आपूर्ति हो रही होगी। तो इस हिसाब से वहां पे मुद्रा नहीं है और कहीं पे कोई रुकावट नहीं है और सारी चेन जो है बिना किसी समस्या के चल रही है। माने जितनी मांग होनी चाहिए उतनी मांग हो रही है, फिर उसका निर्माण हो रहा है, फिर उसकी आपूर्ति हो रही है। इससे पूरी दुनिया सुखी हो सकती है बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी चूं चपड़ के, बिना किसी चोरी चकारी के, बिना किसी ठगी के। क्योंकि फिर जब सबको सब कुछ मिल रहा है तो फिर ना ठगी करने की जरूरत है, ना चोरी करने की जरूरत है, ना किसी से लड़ने की जरूरत है, ना किसी से तू तड़ाक करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जिसको जो चाहिए सब मिल रहा होगा, जिम भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा, स्कूल भी होगा, खाना भी होगा, पीना भी होगा, खेलना भी होगा, घर भी होंगे सारी सुख सुविधाओं से युक्त, माने सब कुछ होगा। तो ये व्यवस्था किसका कंट्रोल में होगा? ये व्यवस्था जनता के कंट्रोल में होगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने जो राजनीति का मॉडल बनाया है उसमें सत्ता 24 घंटे जनता के पास केंद्रित है। और वो किस तरह से है उसका भी एक तरीका उसमें बनाया है कि आपका जब भी इंटरेक्शन होगा, माने हर एक आदमी का जब भी इंटरेक्शन होगा सिस्टम के साथ, तो उसके बाद में उसको एक हैप्पी इंडेक्स आएगा। हैप्पी इंडेक्स समझते हो, वो स्टार जो आते हैं कि भाई आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हो। आपने जो इंटरेक्शन किया व्यवस्था के पास, तो आप उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, माने ठीक है आपके हिसाब से कि नहीं ठीक था। तो हर एक इंटरेक्शन के बाद में उसके पास एक हैप्पी इंडेक्स आएगा और हैप्पी इंडेक्स में अगर उसने 5 से ज्यादा स्टार दिए तो माना जाएगा कि हाँ ही इज सेटिस्फाई। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो 5 से कम स्टार देगा और कारण भी बताएगा नीचे कि क्यों सेटिस्फाई नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, और ये उसकी वोट मानी जाएगी। और अगर ऐसी 10% वोट हो गई कोई भी चीज के लिए, कोई भी परेशानी के लिए, ऐसी 10% वोट हो गई कि भाई माने 10% लोग अनसेटिस्फाई हुए, तो उस चीज पर जांच कमेटी और वो सब बैठ जाएगी कि क्या प्रॉब्लम हुआ। उसके पहले उससे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास रहेगा कि उन्हें इसमें सुधार करने, क्योंकि ये नेगेटिव वोट उनके पास भी जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हुई है। तो वो फोन करके उसको पूछ लेंगे कि भाई क्या दिक्कत हुई क्या नहीं हुई, तो उसको वो ठीक कर लेंगे। ठीक कर लेते हैं तो वो दोबारा से अपनी रेटिंग ठीक कर देगा कि हाँ अब ठीक हो गया। अगर नहीं कर पाता है और वो भी नहीं कर पाते हैं ठीक, और ये नेगेटिव वोट 10% पहुंच जाते हैं, तो वो जो उस पद पर जो भी आदमी होगा उसकी सेवा सीज हो जाएगी। वो चाहे कोई नेता हो चाहे कोई भी हो, मतलब किसी भी कार्य पर हो, वो उसकी जो और उसकी जगह जो उसके जगह एक दूसरा आदमी वहां पर रहेगा, एडिशनल रहते हैं, तो तब तक वो वहां पे काम संभालेगा। और तब तक जांच कमेटी आके जो उसके लिए डिपार्टमेंट बना है कि वो उसको जांच करेगी कि किस वजह से दिक्कत हुई, संविधान में कोई नियम था उसकी वजह से कोई दिक्कत है या क्या हुआ। तो अब वो आगे दोबारा ना हो वो उसका वहां इंतजाम करेगी और फिर से वो ड्यूटी बहाल होगी। तो माने इस तरह से ये पूरी व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं कि 10% नेगेटिव वोट से ही वहां पर जो है वो चीज ठीक करने के लिए आ जाएगा। मतलब इस प्रकार की एक व्यवस्था है। तो इससे आप देखेंगे कि सारी जो ताकत है, क्योंकि ताकत वोट में होती है, सारी जो ताकत है वो जनता के पास हमेशा रहेगी 24 घंटे। ऐसे नहीं कि 5 साल में एक बार, 24 घंटे रहेगी कि वो किसी भी काम करने वाले को अगर वो उससे खुश नहीं है तो वो नेगेटिव वोट डाल सकता है 24 घंटे कभी भी। इस प्रकार से है। तो व्यवस्था का जो ताकत है वो हमेशा जनता के पास, जनता हमेशा बताती रहेगी कि हाँ ठीक चल रही है कि ठीक नहीं चल रही है। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि अभी वो वस्तु का डिमांड जो हुआ, तो हमारे पास मान लीजिए हम डिमांड कर दिए लेकिन हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं खरीद पाएंगे। चलिए नहीं पैसे तो है ही नहीं ना उसमें, पैसे का तो चक्कर ही कोई नहीं है। आपको बस चाहिए डिमांड कर दीजिए बस। वस्तु हम समझ रहे हैं, मान लीजिए वस्तु विनिमय हो गया, ठीक है। नहीं वस्तु विनिमय नहीं है सर, आपको कुछ देना ही नहीं है, आपको तो लेना ही लेना है। इसमें वस्तु विनिमय है ही नहीं, क्योंकि इसमें जितना भी संसाधन है वो सब व्यवस्था के ही पास है। व्यवस्था मान लीजिए फिर मान लीजिए मॉडल भारत में लागू हो गया, ठीक है जी। तो अब हमको मान लीजिए जो चीज यहाँ मांग हुआ है वो चीज देश में है, हाँ तो हम खरीद के ही लाएंगे। हाँ, अभी जब तक दूसरे देश में ये व्यवस्था नहीं आ जाएगी तो दूसरे देश में वैसा ही व्यवहार रहेगा जैसा आज है।
जो इंटरनेशनल मुद्रा से लिया दिया जाता है वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब इतनी बढ़िया व्यवस्था है तो दूसरे देश के लोग भी तो चाहेंगे, वहां पर भी तो समस्याएं हैं। तो ये जब दूसरे देश में आ जाएगी तो जिन जिन देशों में आती रहेगी उनकी सीमा रेखाएं मिल जाएंगी, मतलब वहां पे लोग ऐसे ही आ जा और रह सकेंगे। जैसे भारत में उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र चले जाते हैं, महाराष्ट्र से यहाँ आ जाते हैं, मतलब फिर वो और यहाँ एक ही जैसा हो जाएगा। वहाँ का संविधान, वहाँ का संसाधन यहाँ का संसाधन वहाँ का, माने जो संसाधन है वो सबका हो जाएगा जहाँ जहाँ ये व्यवस्था आती रहेगी। तो अब आप मुझे बताइए कि दुनिया का कौन सा देश ऐसा है जो सभी संसाधनों में नहीं रहना चाहेगा, केवल अपने देश के संसाधन में रहना चाहेगा। हाँ, लेकिन अब जैसे मान लीजिए आज की डेट में मान लीजिए सुपर पावर अमेरिका कहा जाता है, जी जी जी। तो इस व्यवस्था में आकर के मान के चलिए कि एक तरह से घाटा ही होगा। नहीं, घाटा नहीं होगा। वहां भी जितने सारे लोग हैं वो सारी व्यवस्थाओं को अवेलेबल नहीं कर पाते, वहां भी 10% लोग ही खुश होते हैं। हाँ, ये बात तो है। हाँ हाँ, तो फिर 90% लोग तो वहां भी वोट करते हैं ना, तो वो भी चाहेंगे ना कि सब बराबर अच्छे से जिए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वोट की पावर जो है सरकार बदलने का वो तो 51% का है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, लेकिन 90% हर देश में लोग गरीबी में रहते हैं, तो 51% वोट कर देंगे तब तो हर एक देश में व्यवस्था बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? हाँ, लेकिन जनरली आप तो मेरे ख्याल से ये मत कर लीजिए क्या हर एक देश में लोग 90% गरीब है, ऐसा तो भी नहीं कर। नहीं आप चाहिए कि नहीं मैं आपको आंकड़ा देता हूँ। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में 82% जो इनकम है वो 1% की जेब में जाती है। आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए। हाँ, वो बात नहीं, वो बात आपका सही है, मैं समझ रहा हूँ। वो अत्यधिक अमीर लोगों की सूची बता रहा है। हाँ, नहीं आप देखो ना, अत्यधिक अमीर में तो देखो 82%, मतलब देश की 82% इनकम 1% की जेब में। इसका मतलब है कि बाकी जो 22%, 22 ने 18% में पूरा देश चलता है। आप सोचिए 1% लोगों को छोड़ के, माने 99% लोग जो हैं वो 18% में। और इसमें भी आप देखेंगे तो ऊपर के परसेंटेज ज्यादा है और नीचे में आप देखते जाएंगे गरीबी बढ़ती जाती है। तो आप देख सकते हैं ये हर एक देश का, माने अमेरिका का भी यही वो है। वो तो हम इंडिया और अमेरिका की तुलना करके देखें तो ठीक है, वो नंबर 1 देश है। हाँ, लेकिन अगर वहां के लोगों की आपस में तुलना करेंगे तो वहां भी वही रेशो है जो भारत में लोगों का रेशो है। माने हमारे यहाँ का अमीर में और गरीब में जो अंतर है वही अमेरिका के अमीर और गरीब में अंतर है। हाँ, वो तो है, लेकिन बताया जाता है कि वहाँ के गरीबी यहाँ की गरीबी में अंतर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ और वहां में अंतर है। वहां भी लोग कचरे से निकाल के खाते हैं। वहां भी ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने को घर तक नहीं है और कचरे के डिब्बे से खाना निकाल के खाते हैं। वहां भी आप सोचो, अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो जिसकी जीडीपी 25 ट्रिलियन है। आप सोचिए क्या है वहां पर। हाँ, ऐसे लोग तो होंगे। हाँ, और ऐसे लोगों की संख्या ऐसी नहीं कि कोई 1-2% है, अच्छी खासी है। सबसे अभी रैंकिंग में भारत का जो है ये 40 टन ये गेहूं दिया श्रीलंका को, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका से भी रैंकिंग गिरा दिया वो लोग। हाँ, वो तो ओवरऑल करके गिरती है, ये गेहूं से नहीं बनती। लेकिन दुनिया में रिसोर्स कोई कम नहीं है। दुनिया में इतना रिसोर्स है कि हर साल हजारों लाखों टन जो है वो गेहूं समुद्र में फेंका जाता है ताकि उसका रेट न गिर जाए। ऐसे बहुत सारे काम किए जाते हैं क्योंकि बाजार ऐसा है, बाजार का सिस्टम ऐसा है, पूंजीवाद का जो ढांचा है वो इस प्रकार का है कि ये सब करना पड़ता है। अब जैसे भारत में सरकार को गेहूं खरीदने पड़ते हैं, नहीं तो जितने रेट पे गेहूं बिकते हैं इतने रेट पे बिके नहीं बिल्कुल। किसानों की कितनी समस्या है आप देख ही रहे हैं कि सरकार एमएसपी का कानून तक नहीं बना पा रही है। हाँ, तो ये सारी समस्याएं वहाँ खत्म हो जाएंगी। वहाँ ना कोई सस्ताई बचेगी, ना कोई महंगाई बचेगी, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा सारा। आपका कहने का मतलब है मांग आधारित उत्पादन। हाँ, सीधी सी बात है। और हमें चाहिए भी तो यही है भाई। हमें कोई खरीदना बेचना, अमीर होना गरीब होना थोड़ी ना चाहिए। हमें तो ये चाहिए कि जो हमें अच्छा जीवन जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो मिल जाए। उद्देश्य तो यही है ना कोई भी अर्थव्यवस्था का। उद्देश्य तो यही है ना कि भाई लोग सुखपूर्वक जिए, या कोई और उद्देश्य होता है कोई भी अर्थव्यवस्था का? हाँ, तो उद्देश्य ये होता है, मगर उनका ढांचा ऐसा नहीं है जो इस उद्देश्य को फुलफिल करे। ढांचा ऐसा है कि वो 10% की तरफ चला जाता है। लेकिन ऐसा भी बात आप नहीं कह सकते हैं कि जिसमें
कोई भी व्यवस्था बनाता है वो सबके लिए बनाता है। उसको अब जैसे मान लीजिए भारत का ही जो लोग संविधान बनाया, ठीक है, जी उनको पता नहीं रहा होगा क्या कि जो बना रहे हैं, मान लीजिए वो आपकी वाली बात छोड़ दीजिए, ठीक है, हाँ ठीक लेकिन वो जो अलग अलग उसमें अधिकार मान लीजिए दिला रहे हैं, जी जी उनको पता नहीं रहा होगा कि हाँ ये कितना हम बराबरी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वो लोग जो काम कर रहा था वो किसी न किसी पूर्वाग्रह का चश्मा लगा करके कर रहा था। हाँ, तो आप वो तो कोई भी कारण आप समझ लो कि ठीक है, पूर्वाग्रह का रहा होगा या अज्ञानता का रहा होगा, जो भी रहा होगा, लेकिन अब वो गलती थी तो। लेकिन अब अगर एक आदमी ऐसा है जो बिना पूर्वाग्रह के बात कर रहा है और ऑप्शन रख रहा है, समाधान रख रहा है, तो अब तो लोगों के हाथ में है ना कि चुनाव करना, कि चुनाव करें तो कर लें, ना करें तो ना करें। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन देखिए एक चीज यहाँ पर, एक चीज देखिए, वैसे तो ये आपका जो है विचार मान लीजिए पूरा देश के पास नहीं पहुँचा, नंबर एक। जी जी नंबर दो, दूसरा ये है कि देखिए कहने का मतलब है कि बहुत कम लोग अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं। ज्यादातर चीजें तो देखा देखी चलती है, एक भेड़ कुआं में तो 50 भेड़ कुआं। हाँ हाँ, तो हम तो वो जो एक भेड़ पहले कुएं में गिरती है उसको भी समझा रहे हैं ना। अगर वो समझ गई तो बाकी 50 भी समझ जाएंगी। हाँ वो लेकिन देखिए कहने का मतलब एक चीज और है यहाँ पे, अभी हम लोग जैसे सोशल मीडिया पर देखते हैं, एग्जाम्पल हम आपको बताते नहीं सुनिए ना, क्योंकि कुएं में तो एक पहली भेड़ भी कुएं में तो गिरना नहीं चाहती ना, वो भी तो गलती से गिरती है। हाँ वो ठीक, हाँ वो तो सही है। लेकिन अब जैसे अभी हम जैसे मान लीजिए को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कैसे कैसे फेक जो है ना प्रोपेगेंडा बना करके लोग उसको लेकर के आता है। जैसे एक वो देख रहा है कि स्क्रीनशॉट कोई ब्राह्मण नामक संस्था का व्हाट्सएप का जो है वायरल कर रहा है, ठीक है, वो अंदर का जो है वो बातचीत निकाल करके बाहर ला रहा है। हमको वो 90-95% उस पर शक है कि जैसे हमको मान लीजिए ब्राह्मणों को बदनाम करना है, ठीक है, एक ग्रुप हम बना लेंगे अपना, हम ब्राह्मण नहीं, बिल्कुल हम उस तरह में कुछ उस तरह का गतिविधि करेंगे। अब स्क्रीनशॉट निकाल करके हम जिसको प्रभावित करना चाहते हैं, जिसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उसको प्रभावित कर देंगे। उसके पास इतना समझ नहीं है, उतना जानकारी नहीं है, उतना मतलब समय नहीं है कि उस चीजों को वेरीफाई करे, चाहे जो भी इतनी चेतना नहीं है। हाँ हाँ वही बात, नहीं ऑप्शन नहीं है सर, ऑप्शन नहीं है। चेतना तो इतनी चेतना तो सबके पास रहती है कि अपने लाभ हानि सब जानते हैं, तभी तो सब प्रयास करते हैं अपने लाभ हानि के लिए। हाँ लेकिन देखिए वो सब चीजें मान लेने ऑप्शन व्यक्तिगत हित उसको अपना प्रभावित होता नहीं दिखता है ना। नहीं अच्छा एक बात बताइए, हम लोग 3 काम करके देखें। एक है कि बाजार में बेकार वाले मोबाइल छोड़ें और अच्छे वाले मोबाइल भी छोड़ें, ठीक है। हाँ। एक बार हम छोड़े बेकार वाले मोबाइल, हमने 10 मॉडल बेकार वाले छोड़ दिए। हाँ। तो अब लोगों की मजबूरी है, उन्हीं बेकार वालों में से ही कोई चुनेंगे, या तो कोई इसको चुनेगा या उसको चुनेगा, क्योंकि 10 ही हैं तो अब चुनाव तो उसी में से करना है। हाँ। लेकिन अब दूसरे सिनेरियो में आपने किया कि 10 बेकार मोबाइल के साथ साथ 10 बढ़िया मॉडल भी छोड़ दिए। हाँ। अब आपको क्या लगता है कि अब लोग किसको चुनेंगे? अब तो बढ़िया ही लोग चुनेंगे। हाँ, क्यों? और पहले बढ़िया को क्यों नहीं चुन रहे थे? क्योंकि था ही नहीं। हाँ। तो ऐसे ही अभी ये इतने सारे मॉडल चल रहे हैं तो उन्हीं में से लोग चुन रहे हैं, कभी इसको चुन लेते कभी उसको चुन लेते हैं। हाँ। तो अब अगर आप वहां पे एक बढ़िया मॉडल भी रख देते हैं तो उसको भी तो लोग देखेंगे ना, जैसे बाकियों को देख रहे हैं उसको भी देखेंगे और देखेंगे यार ये ज्यादा बढ़िया है, तो फिर उधर आने लोग शुरू हो जाएंगे। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 20 आएंगे, फिर 200 आएंगे, ऐसे करके वहां इतनी संख्या हो जाएगी 4-6 साल में कि उसका चुनाव हो जाएगा कि भाई चलो इसको चुन लो, ये बढ़िया है सबसे। थोड़ा दिन चर्चा चलेगी, थोड़ा दिन डिस्कशन चलेगा, थोड़ा दिन जो है अच्छे और बुरे में रगड़ होगी। व्यवस्थाएं जिधर लोगों को ले जाना चाहेगी वो तो निश्चित रूप से है कि लोग उधर जाएंगे ही जाएंगे। बस वही तरीका अभी हम लोग वही कर रहे हैं। जैसे आज कई सारी चीजें आपको पता चली होंगी इस संपूर्ण समाधान की, है ना। तो जो आपको पहले नहीं पता चली, तो अब ये क्यों पता चली? क्योंकि भाई कोई ना कोई बात से आप भी होके और चर्चा करने के लिए तैयार हुए, है ना। तो ऐसे ही बाकी भी सब होंगे, आज नहीं हो तो कल होंगे। तो जब उनको सबको पता चलेगा कि नहीं यार ये व्यवस्था आज तक की सभी व्यवस्थाओं से बेहतर है, इतना भी एहसास उन्हें हो जाएगा, ये ना भी हो कि परफेक्ट है, लेकिन इतना हो जाएगा आज की जितनी भी व्यवस्थाएं दुनिया में है वो सबसे बेहतर है भाई, और बहुत ज्यादा बेहतर है। तो इसको कम से कम 50% से ज्यादा लोग तो चुनाव कर ही लेंगे।
हाँ वो तो है। बस तो और आज का जो संविधान है उसमें ये है कि अगर 50% से ज्यादा वोट जिस चीज के लिए चले जाते हैं उसका चुनाव हो जाता है। हाँ भाई 100% के चुनाव की भी जरूरत नहीं है ना आज के समय, तो 50% का चुनाव, 50% क्या बल्कि 40% भी आ जाए तो भी चुनाव हो जाता है। हाँ वो तो पब्लिक का इतना हो गया। हाँ क्योंकि बहुत होता है 40%, मतलब भारत में देखें तो 40 करोड़ लोग, तो ये चीज है। तो बस ये है, अगर आपको भी ये ठीक लग रहा हो तो आप भी इसे जो है लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है सर फिर तो। जी जी बिल्कुल। ठीक हो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपने ये चर्चा मेरी सुनी उनके साथ में, और वो भी इसमें राजी हुए बाद में कि हाँ स्टैंडर्ड तो एक ही होना चाहिए भाई, तराजू तो एक ही होना चाहिए ना। क्योंकि अगर अगर अलग अलग तराजू हम रखेंगे तो हम तुलना ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि ये सारी चीजें तो आखिर जीवन के लिए है ना, सारी चीजें तो हमारे लिए हैं, मेरे लिए हैं, आपके लिए हैं। चाहे वो कोई धर्म बना, चाहे वो कोई व्यवस्था बनी, चाहे वो कोई एक्टिविटी है, चाहे कोई वो संविधान बनता है चाहे कोई वो कुछ भी हम करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? उसका एक ही तो मापदंड है कि हम सब सुखी हों, इसीलिए तो करते हैं ना। ये इसके अलावा और कोई मापदंड होता है? तो अगर यही एक तराजू हम रखेंगे और उस तराजू पर तोलेंगे कि भाई कौन सा धर्म किन को किन बातों में सुखी करता है और किन बातों में दुखी करता है, और वो धर्म दूसरों को किन बातों में सुखी करता है और किन बातों में दुखी करता है, इसी आधार पर न तोलेंगे, तो अल्टीमेट धर्म तो वही होगा ना कि जो सबको सुखी करता हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को सुखी करता हो और कुछ को दुखी करता हो, या कुछ को सुखी ना करता हो। वो तो अल्टीमेट धर्म नहीं होगा ना फिर, वो तो कोई आंशिक टाइप का धर्म होगा कि चलो कुछ बात इसकी ठीक है, कुछ बात उसकी ठीक है, ऐसा करके। तो तोलना तो एक ही चाहिए हमें, तोल करने का तो एक ही चाहिए ना, एक ही तराजू होता है ना। जैसे पूरी दुनिया में जो वस्तुओं को तोला जाता है वो एक ही तराजू से तोला जाता है, उसके लिए एक ही यूनिट होती है कि भाई ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, किलोग्राम होता है ना, कुंटल होता है, टन होता है, मन होता है। ये सब जो है पूरा वो तराजू, वो सब एक ही तराजू है ना। अगर हम उसे अलग अलग तराजू कर दें कि गन्ना तोलने का तराजू अलग, अमरूद तोलने का तराजू अलग, बैंगन तोलने का तराजू अलग, तो फिर कैसे कैसे बात बनेगी? तो जितने भी धर्म हैं दुनिया में, क्योंकि सारे धर्म ही है ना, वो धर्म हो, संविधान हो, कोई विधान हो, क्योंकि धर्म भी वास्तव में क्या है, सारे एक बंच ऑफ कुछ नियम ही तो हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, वो गलत है। ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट ही तो हैं। चाहे वो आप कोई भी धर्म उठा लीजिए, चाहे कोई संविधान उठा लीजिए, चाहे किन्हीं की कोई नैतिकता उठा लीजिए, चाहे किन्हीं की कोई समझ उठा लीजिए, सारी समझ इसी पर आकर ना रुकती है। इसी के लिए है ना कि भाई हम सुखी हो रहे हैं तो ठीक है, और दुखी हो रहे हैं तो बेकार है। कोई आदमी कहीं चोरी करने भी जाता है तो वो भी इसी स्टैंडर्ड को रखता है ना कि भाई मैं ये चोरी करने से सुखी हो जाऊंगा कि नहीं, मेरे जो बाल बच्चे हैं या मुझ पर जो निर्भर करते हैं वो सुखी हो जाएंगे कि नहीं, यही ना दिमाग में रख के करता है। अंदर जो तराजू रहता है मूल में, सबसे ज्यादा मूल में, वो तो यही रहता है ना कि ये सब करने से मैं सुखी होऊंगा कि नहीं। कम से कम खुद के बारे में सोचता है, या परिवार के बारे में सोचता है, या समाज के बारे में सोचता है कि भाई हम सब सुखी होंगे कि नहीं। तो माने जिस भी स्तर पर वो सोचे, व्यक्तिगत स्तर पर सोचे, पारिवारिक स्तर पर सोचे, सामाजिक स्तर पर सोचे, सार्वभौमिक स्तर पर सोचे, उस सोचना तो यही रहेगा ना कि भाई इससे सुखी होते हैं कि नहीं। अगर सुखी होते हैं तो सही है, और अगर सुखी नहीं होते हैं तो बेकार है, या दुखी होते हैं तो बिल्कुल बेकार है। नहीं तो इस पूरी चर्चा का यही बात निकल कर आई। और बाकी मैंने एक ऐसी व्यवस्था लिखी है संपूर्ण समाधान में, जो आपने इस चर्चा में भी सुनी होगी कि वो ऐसा करने में सक्षम है। आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं, देख या सुन सकते हैं,
ऑडियो भी है। और तो वो एक ऐसी व्यवस्था है जो हर एक व्यक्ति को, मतलब अगर इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं या आगे और भी बढ़ेंगे और ये व्यवस्था जहां जहां आएगी, मान लो पूरी दुनिया में आ जाएगी, तो एक एक आदमी को हमेशा जन्म से लेके और जब तक भी वो जिएगा सुख से जिएगा। माने उसे जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए, वो सब उसे उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार की एक व्यवस्था है, वो भी बड़े आसानी से, थोड़ा एफर्ट करके। तो आप उसे पढ़िएगा, उसका अभी आप कमेंट नीचे डालिएगा आपको कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आए, ठीक आए, तो आप इसको शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि अगली जो वीडियो आए वो आपको मिल जाए, है ना। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सभी जगह शेयर करें ताकि ये जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे, ताकि ये जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि इसके आने का भी प्रोसेस यही है कि जब 50% से ज्यादा लोग इसके लिए राजी हो जाएंगे, जैसे भारत में देखें, तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी और वो पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में जाएगी, और आधे से ज्यादा लोग अगर इसे वोट करेंगे पूरे भारत में, इसका मतलब है कि इसके सारे जो सांसद हैं सारे आ जाएंगे, और वो जाके वहां पर एक नियम पारित कर देंगे। और वो नियम क्या होगा कि जनता जनार्दन जो है, यानी सारी जनता, पब्लिक मेमोरेंडम के द्वारा या पब्लिक रेफरेंडम के द्वारा, पब्लिक सर्वेक्षण के द्वारा, जनता के द्वारा सर्वेक्षण के द्वारा वो पूरे संविधान को या संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। ये नियम जाके पारित कर देंगे, उसके बाद में पब्लिक रेफरेंडम हो जाएगा कि भाई ये जो नई व्यवस्था है ये लाई जाए क्या, और अगर आधे से ज्यादा लोग उसके लिए हाँ करेंगे तो वो व्यवस्था आ जाएगी बड़े आराम से। ना इसके लिए कोई आंदोलन करना है अलग से, ना कोई पैदल मार्च करना है, ना इस भारत के इस कोने से उस कोने भागना है, न किन्हीं पार्टी से मांग करनी है, ना कोई एजिटेशन करना है, ना कोई आंदोलन करना है, ना कोई लाल किले पे बैठ के कोई चूं चपड़ करना है। माने ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक जस्ट अगर आप चाहते हैं तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये बात है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। सभी को नमस्कार।